लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। 5 राज्यों के चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो आम आदमी पार्टी रही। कांग्रेस के लिए 4 राज्यों में हुई शर्मनाक हार ने मिजोरम में मिली खुशी फीकी कर दी है। इन चुनावी नतीजों का असर आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना निश्चित है। क्या होगा जनता का मूड और कैसा होगा फाइनल, आज चर्चा इसी पर मुद्दे की बात में। और दिल्ली से महाराष्ट्र तक, एक देश की राजधानी और दूसरी देश की आर्थिक राजधानी, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ जो अतिथि मौजूद है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ योगेश वर्मा जी है। योगेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हमारे साथ पंकज जैन साहब है। पंकज जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कई संस्थाओं से जुड़े हुए युवा अभिजीत राणे साहब हैं। अभिजीत राणे जी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस से जुड़े स्टूडेंट्स के संगठन NSUI के मुंबई के अध्यक्ष सूरज ठाकुर, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। बात दिल्ली से और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र। चूंकि 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों में 4 में जिस तरह की करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली है, उसे लेकर कांग्रेस सहित कई लोगों में हर जगह पर एक शिकस्त के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र तक के कांग्रेसी खेमों में सन्नाटा पसर गया है। इसी बीच अपनी जीत की खुशी से लबरेज आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो महाराष्ट्र के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। आपके ऐलान के साथ ही कांग्रेस, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और NCP के खेमों में भी खलबली मच गई है। 4 राज्यों में कांग्रेस का सफाया, जनता के फैसले ने कांग्रेस की उड़ाई नींद। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी छाया स्यापा, चुनावी फिजा में कांग्रेस के खिलाफ लहर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा असर। आप भी लड़ेगी महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव। क्या महाराष्ट्र में भी बनेगी खिचड़ी? महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान जनता ने जब अपना फैसला सुनाया तो कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कांग्रेसी खेमे में नेता माथे पर परेशानी की लकीरें लिए हुए चिंतन में लग गए। ये हाल दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक है, क्योंकि पहले तो लोकसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। अगर हम बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली में अपनी अप्रत्याशित जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं और आनन फानन में आपकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि पार्टी महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपकी इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ शिवसेना, NCP और BJP खेमे में हलचल है, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान जनता का झुकाव आम आदमी की तरफ देखा जा चुका है। ऐसे में पार्टियां परेशान हैं कि कहीं महाराष्ट्र में भी विकल्प की तलाश में परेशान जनता आपकी तरफ रुख ना कर बैठे। ये बात सभी राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि 4 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ जनता के जनादेश का असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। लेकिन यहाँ के राजनीतिक हालात और जनता की सोच दिल्ली से बिल्कुल अलग अलग है। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में 4 राज्यों के फैसले का असर तो जरूर पड़ेगा। शहर का शिक्षित और बदलाव की चाहत रखने वाला एक बड़ा तबका आम आदमी की तरफ जरूर रुख करेगा, लेकिन साथ ही मोदी फैक्टर और शिवसेना में अंतःकलह का फायदा BJP को भी पहुंचेगा और BJP पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रहेगी, जिसका फायदा महायुति को इनडायरेक्टली पहुंचेगा। जहां तक मनसे का सवाल है, तो मनसे ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से लगातार आगे ही बढ़ रही है, क्योंकि मी मराठी की बात करने वाले जज्बाती मराठी युवा पीढ़ी अब अपना भविष्य शिवसेना में नहीं बल्कि मनसे में देख रही है। मराठी युवाओं की सोच का फायदा मनसे की सीटें बढ़ाने में मदद करेगा। अगर वहीं एनसीपी की बात की जाए तो पिछले दिनों हुए निकाय चुनाव में
एनसीपी को गहरा झटका लगा है, जिससे एनसीपी भी अपने आप को बेहतर करने में लगी है। ताज़ा हवा भी एनसीपी के विपरीत ही चल रही है, जबकि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, भ्रष्टाचार और 4 राज्यों के नतीजे के बाद आपके ताज़ा खंजर से घायल होकर चारों खाने चित्त हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। ये ढोल ताशों के साथ जश्न मनाते भारतीय जनता पार्टी और आपके कार्यकर्ता, और इसी बीच हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, योगेश वर्मा जी और पंकज जैन साहब हैं, हमारे साथ अभिजीत राणे जी हैं। योगेश जी आपको और पंकज जी आपको, आपकी अपनी अपनी पार्टियों के एक शानदार प्रदर्शन के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में बनी, दिल्ली में सरकार बनाने से कहीं न कहीं बड़ी अड़चनें आ रही हैं। अवाम का फैसला ये था कि कांग्रेस सत्ता छोड़ दे, सत्ता से पदच्युत कर दिया गया कांग्रेस को, लेकिन पूरी तरह से कमान न तो आप पार्टी को दी गई और ना ही भाजपा को। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तब फैसले करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। किस रूप में आप लोग ले रहे हैं चारों राज्यों के या 5 राज्यों की बात अब कर ली जाए, किस तरह से आप लोग ले रहे हैं योगेश जी? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत इस देश की जनता की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये चारों स्टेट में चुनाव लड़े, 5 स्टेट में, और उसमें चारों का इतना शानदार रिजल्ट आया। आप देखेंगे राजस्थान में, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, आप कांग्रेस को बिल्कुल 10 से 15% पे सिमटा दिया और इतनी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी वहाँ पर आई। दिल्ली में 15 साल के बाद और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 का दल बन के उभरा। छत्तीसगढ़ में जहां पर इतने बड़े पैमाने पर नक्सली हमला हुआ और कांग्रेस के इतने सारे कार्यकर्ता मारे गए, उसके बावजूद भी, और वो वहां पर इतनी सहानुभूति का लहर होते हुए भी वो वहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सरकार बनाई। इससे एक चीज तो योगी साहब समझ में आ रहा है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं गुस्सा था। ये 2 जगह तो समझ में आया। एक अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को शायद शिवराज चौहान पर पूरी तरह से विश्वास था, वो रिपीट उन्हें कर दिया गया। राजस्थान की परिस्थितियां थोड़ी सी बदली। वहां के कांग्रेस के 3 मंत्री यौनाचार के, यौन उत्पीड़न के और बलात्कार के मामलों में अगर घर बिठा दिए गए हो, जेल में बैठे हो, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की क्या दुर्गति होगी। लेकिन जिस प्रदर्शन की उम्मीद दिल्ली और छत्तीसगढ़ में थी भारतीय जनता पार्टी से, वहां कोई मोदी फैक्टर चला हो, क्या यकीन किया जा सकता है? मैं कल से ये सवाल का जवाब देने के लिए, और मैं बहुत उतावला था। जी दीजिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, एक सेमीफाइनल इससे पहले मुंबई में हुआ, मन से अचानक एक नई पार्टी बन के उभरी, उसने मराठी मानुस का एक कार्ड खेला, उस कार्ड की वजह से यहाँ पर कांग्रेस वापस आई। मनसे ने मुंबई के, ठाणे के आसपास के जितने भी शहरी इलाका है उसके महाराष्ट्रीयन वोटों को 2 स्प्लिट किया और यहाँ से कांग्रेस को क्लीन स्वीप मारने का मौका दिया। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। कल मैं एक बात देख रहा था, चुनाव के दौरान जब भी ये रिजल्ट्स आए, ये पूरा श्रेय क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी का एक लड़ाकू स्वभाव की वजह से लोगों ने विश्वास किया विपक्ष के ऊपर और ये सारे मत उसको मिले। पर कहीं ना कहीं राजस्थान की जीत को आप लोगों ने दबाया। उसके बाद में यहाँ की मध्य प्रदेश की सुनिए ना, मध्य प्रदेश की जीत, छत्तीसगढ़ के बाद में पूरा कंसंट्रेशन आम आदमी पार्टी। जी। ये क्या, ये किस किस्म का ये बात है, मुझे समझ में नहीं आता है। शायद इसके पीछे आपको सिर्फ दिल्ली के अलावा आपने ये देखना चाहिए कि 3 स्टेट्स भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी मेजोरिटी से दिए। अगर आम आदमी का प्रभाव चला तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 का स्टेट बन करके नंबर 1 पोजीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता। योगेश जी, शायद उसके पीछे के कारण रहे होंगे किसी बिना किसी दुर्भावना के, शायद कारण ये रहे हो कि पदच्युत तो कांग्रेस को कर दिया गया उन 2 प्रदेशों से जहां पर उसकी सरकारें थी। हाँ, राजस्थान की सरकार से हटाया कांग्रेस को, जहां पर उन्हें पर्याय लगा भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया। और ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान
और मध्य प्रदेश और उस छत्तीसगढ़ को भी ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वहां पुराना संगठन था, वहां पर सरकारें रह चुकी हैं और सरकारें रहते हुए वहां के संगठन को बनाए रखना बड़ा आसान होता है। आपकी तरफ शायद लोगों का आकर्षण इसलिए हुआ और उस पूरे तरह से जिस तरह से नेस्तनाबूद कांग्रेस को किया भारतीय जनता वहां की अवाम ने, केजरीवाल के रूप में उन्हें एक और पर्याय मिला तो दोनों को उन्होंने खुश किया। तो शायद लोगों के आकर्षण का केंद्र केजरीवाल इसलिए दिल्ली में बने और चूंकि वो राजधानी है इसलिए ज्यादा वहां पर हुआ। और मोदी फैक्टर की अगर बात करें तो शायद इसलिए न चला हो, उसकी बात न कर पाए और लोगों ने इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा ध्यान सलमान जी, ये पूरी तरह से मोदी जी को क्रेडिट है, पूरा क्रेडिट मोदी जी को है। जहां जहां भी मोदी जी गए, जहां जहां राहुल गए, वहां देखा क्या परिस्थिति रहा। जब हमने राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जहां तक राहुल गांधी की बात हो और नरेंद्र मोदी की बात हो, स्पष्ट है कि दोनों के बीच की इस लड़ाई में पहली बाजी नरेंद्र मोदी ने मारी है। इसमें कोई किसी बात से किसी को कोई इनकार नहीं है। अगर राहुल गांधी को केंद्र में रखकर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी, स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की इस सफलता को किस रूप में लिया जाएगा, क्योंकि अगर मोदी फैक्टर पूरी तरह से चल रहा था तो दिल्ली में कैसे, देखिए क्यों, कारण क्या था, हम आप कॉलर से ही पूछ लेते हैं। पंकज जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी फैक्टर चला, इससे इनकार नहीं कर सकते आप, लेकिन दिल्ली में वो क्या कारण रहे कि दोनों, कांग्रेस को तो हटाया पर दोनों को थोड़ा थोड़ा मौका दिया, इतना हंग कर दिया कि सरकार नहीं बन पा रही है? सर, मेरा ऐसा मानना है, देखिए, हम ये चीज़ है राजनीति। राजनीति आज तक का डेफिनेशन सिर्फ दो ही, बहुत छोटा सा डेफिनेशन था, वो था पावर और मनी। आज तक का डेफिनेशन सिर्फ यही था। अभी ये डेफिनेशन चेंज करने की कोशिश चालू है। अभी दिल्ली में ऐसा हुआ है कि दिल्ली में लोगों को लगा कि उनके लिए भी कुछ हो सकता है। दिल्ली में लोग, ऐसा है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कांग्रेस ने जो भी कुछ किया है, कांग्रेस का तो बहुत खराब हालत हुआ है, उन्होंने पिछले 5 साल बहुत ही बिगाड़े हैं, पर थोड़ी बहुत थी क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत कुछ किया, पर अल्टीमेटली चीज़ यहाँ पे आके रुक जाती है कि पूरी की पूरी पूरा का पूरा शहर गिरता जा रहा है। तो उन लोगों को कुछ चाहिए कि उनके लिए कुछ मिले। अभी ये हम लोगों ने जैसे सजेशन दिया, जैसे महंगाई है, जैसे डॉलर अचानक कैसे गिरने लग गया, ऐसे कोई मुद्दे नहीं थे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही थी। अब आप जहां तक केंद्र की वहां की बात है, दिल्ली की बात थी, आम आदमी पार्टी ने जन आंदोलन जो किया था, वो जन आंदोलन के जरिए जो युवा वर्ग को आकर्षित किया था, शायद उसकी परिणति मध्यम वर्गीय लोगों में, मतदाताओं में, युवाओं में एक आकर्षण का केंद्र बने अरविंद केजरीवाल, एक प्रतीक बने। जो गैर राजनीति से आए हुए लोग थे, उन्हें लगा कि दोनों राजनीतिक दल को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर अपनी लाज बचाती रही और बेहतर प्रदर्शन कर नंबर 1 की पार्टी बनी। हाँ, केजरीवाल के रूप में एक वहां पर एक नए नेतृत्व ने जन्म लिया। इस पूरे प्रकरण पर अभिजीत राणे जी, आप बताएं, आपसे अब आजकल आप अगर जिक्र होता है तो आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभिजीत राणे जी आप बताएं कि ये क्या था, जनता के मूड को किस रूप में लिया जाए, चारों राज्यों की बात, 5 राज्यों की बात की जाए और फिर दिल्ली की बात करते हुए मुंबई की बात और महाराष्ट्र की बात की जाए, तो क्या लगता है मूड आपको? मैं समझता हूँ कि एक एंटी कांग्रेस लहर थी पूरे देश में। अभी 4-5 अगर हम स्टेट की बात करें तो प्राइमा फेसिली जो बातें हो रही है केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी, तो मैं समझता हूँ कि ये सभी जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, वो जो ये दोनों पार्टियों ने जो हैमर किया वो करप्शन था। एक करप्शन का प्राइमरी मुद्दा था और करप्शन। तो मैं समझता हूँ अगर आप पिछले कई सालों की अगर हिस्ट्री देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब उस वक्त उन्होंने जो मुद्दे या डेवलपमेंट्स की बातें की है, कहाँ तक उन लोग भी सक्सेसफुल रहे हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी आज एक नई पार्टी बनकर लोगों के सामने एक विकल्प करके आई है। आप अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे दोस्त कुछ मिनट पहले
राज ठाकरे नवनिर्माण सेना की बात कर रहे थे। जी। आज महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना जो पार्टी है, राज ठाकरे की पार्टी है, वो 9 साल जूनी पार्टी है जी। और उन्होंने जो दावे किए वो आज 9 साल के बाद भी दे वेर नॉट सक्सेसफुल। आज कल्याण महानगर पालिका उनके पास है, नासिक महानगर पालिका है। उन्होंने जो लोगों को वादे किए वो वादे भी आज वो कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं। आज लोगों के साथ जी, क्या इसके पीछे एक आम आदमी पार्टी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर आम आदमी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र में भी करेगी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इससे पहले भी राजनीति में रहे हैं, उस घराने से उनका ताल्लुक है जिसे ठाकरे घराना कहा जाता है और शिवसेना की उपज है। इनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड पहले से था। अरविंद केजरीवाल और उनकी मंडली में से कोई इस बैकग्राउंड का शायद नहीं था, एक भूषण परिवार को ले लिया जाए तो बाकी कोई नहीं था, लेकिन लोगों का आकर्षण उन्हें उनके मुद्दों को, उनकी नब्ज को पकड़ने की जो सलाहियत उनकी और उनकी टीम में थी, शायद यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक मुश्त जो जीत होनी थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा और केजरीवाल उसमें आए। निश्चित क्या वो फैक्टर महाराष्ट्र के चुनाव में काम करेगा? नहीं, इट इज टू अर्ली टू से ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि केजरीवाल का प्रभाव जो था वो दिल्ली तक बहुत तेजी से उनका एक पिक्चर बना था। मगर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अभी तक जो पिक्चर है वो क्लियर हुआ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक उनकी जो बारी है, मतलब उनका जो खेल है वो अभी तक खेल शुरू किया नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस ने अपना खेल शुरू नहीं किया। योगेश जी, ये वो क्या खेल हो सकता है जो कांग्रेस अब खेल सकती है? क्योंकि देखिए जी, कांग्रेस 60 सालों से ये खेल खेल रही है। कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे दिल्ली का रिजल्ट से भी सबक लेना चाहिए, महाराष्ट्र के पुराने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से भी सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार से उस वक्त मन से, जैसा कि अभिजीत जी ने कहा, मैं सहमत हूं उनकी बात से, कि किस प्रकार से मन से एक ऐसा लोगों को ऐसा लगा कि ये तीसरा मोर्चा टाइप कुछ है, इसको अगर हम वोट दे देंगे तो हम लोग कुछ बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर सकेंगे, लेकिन उसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को हुआ। उसी प्रकार से दिल्ली में जितना तेजी से आप चला, जितना तेजी से आपने ये किया, उसने क्या किया कि अगर कांग्रेस तो इतना बड़ा एंटी इनकन्वेंसी था और इतना जबरदस्त कांग्रेस का मतलब उसका जो जिसको कह सकते हैं कि ऐसा रूल, कांग्रेस का ऐसा रिजिम था कि जिसको लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। पर उखाड़ के फेंकने के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का मुद्दा सबसे तेजी से लिया लोकसभा में, चाहे कोल ब्लॉक हो, चाहे सारे मुद्दे के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के लड़ रही थी, उन्हीं मुद्दों को पकड़ करके और आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ी। विपक्ष के वोट उसमें डिवाइड हुए और आज ऐसी परिस्थिति हुई कि वहां पर एक हंग विधानसभा जिसको बोलते हैं वो उस प्रकार का हो गया। जिस प्रकार मुंबई में और जितना तेजी से लोगों ने उस वक्त लोकसभा के चुनाव में मनसे को वोट दिया, मनसे को वोट देने की वजह से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जगह पे कांग्रेस ही चुन करके आई और सारी 6 की 6 लोकसभा की सीटें, लेकिन ये और कांग्रेस जीती। दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं घटी थी, खासकर जो निर्भया हत्याकांड था, जी, और उसके बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस ने डील किया, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स, मैंने तो आज तक उतना जबरदस्त रेवोल्यूशन के जैसा स्थिति वहां पर बन गई थी। सारा दिल्ली का स्टूडेंट और सारा आसपास का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में जमा हुए। जिस प्रकार से कांग्रेस ने उसको डील किया, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करना, फिर वो एक कांस्टेबल की हत्या के अंदर फ्रेम करना, वहां के उन स्टूडेंट्स नेताओं को उनको मलहम लगाने की जगह पे, उनको सांत्वना देने की जगह पे, कुछ ठोस कदम उठाने की जगह पे कांग्रेस ने जैसा रामदेव बाबा की हत्या करने की कोशिश की, जैसा अलग अलग प्रकार से उन्होंने विपक्ष के आंदोलनों को दबाने की कोशिश की, उसी प्रकार से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं उसमें मीडिया में थोड़े केजरीवाल जी छाए रहे, उसकी वजह से लोगों ने उनको ये वोट दिया, पर अल्टीमेटली उनको वहां का लक्ष्य साध्य नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस विधानसभा में काबिज होती थी तो वो बड़े पैमाने पर इस करप्शन के खिलाफ, और जो आम आदमी पार्टी जो एजेंडा लेकर के चल रही है, उससे बड़ा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, काला धन को वापस से हिंदुस्तान लाने का वो एजेंडा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको ब्रेक मिलता है। और मुझे लगता है
कि और जिस प्रकार से ऐन चुनाव के वक्त और आम आदमी पार्टी के भी कई शाजिया इल्मी और कई सारे ऐसे जो उनके नेता थे, उनका जो सीडी निकला और जिस प्रकार से एंड वक्त पर जिस प्रकार से निकला, तो कोई बहुत ज्यादा उसमें विवादों में आना आम आदमी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ, वरना शायद परिस्थितियां और भी हो सकती थी, अलग हो सकती थी, आम आदमी पार्टी के पक्ष में और भी मतदान हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में पंकज जी, आपने देखा महाराष्ट्र का एक व्यक्ति अन्ना हजारे दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से लोगों के बीच स्वीकृत हुआ, जिसने वहां पर एक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा किया और वहां अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने जिस तरह से उन्हें हाथों हाथ लिया और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसे राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट किया। अन्ना हजारे के रूप में महाराष्ट्र की सरजमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति महाराष्ट्र में क्यों नहीं वो चीज कर पाया और दिल्ली में वो करिश्मा अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया। क्या महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां बनने की संभावनाएं आपको लगती है? अन्ना हजारे वही है, अन्ना हजारे का आंदोलन वही है, वही कांग्रेस यहाँ पर है, वही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यहाँ पर है। महाराष्ट्र में क्या बनती हुई कोई ऐसी खिचड़ी लगती है आपको? सर, महाराष्ट्र में ऐसा था कि जिस समय ये हुआ, जिस समय हम MMRDA ग्राउंड में थे, जिस समय वहाँ अन्ना जी आए थे और सब कुछ चालू किया, उस समय सर जी मुंबई में ये लोगों की लाइफ का तरीका अलग है। सुबह ट्रेन से जाना, शाम को आना, उनके लिए देश को साइड में रखते हैं, पहले खुद का बोलते हैं ना फाइट फॉर सर्वाइवल, यहाँ पे वैसा चल रहा है। पर अभी लोगों ने चीज को समझा है, ये दिल्ली में होने के बाद एक लोगों को समझ आई है कि चीज कैसे बदली जा सकती है और कैसे अपने हक में लड़ा जा सकता है। तो अभी दिल्ली से लोगों ने सबक लिया। दिल्ली में मैं आपको अभी लिख के देता हूं कि जिन जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है वो चीज को सही से गलत समझते हैं। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी के पास न तो इथिक्स में था और न तो पैसे थे। इथिक्स में तो था ही नहीं, क्योंकि ये बात इथिक्स वाली पहले आती है। अगर जैसे दूसरे अभी वहां शराब पकड़ा गया, कितना 5% पकड़ा गया, 16,000 लीटर सिर्फ 5% था। हमारे साथ तो उसका कुछ नहीं हो पाया। एनएसयूआई से जुड़े हुए एनएसयूआई के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष सूरज ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, सूरज जी, आप बहुत देर से चर्चा को सुन रहे हैं। आपने देखा युवा वर्ग का जिस तरह से समर्थन, युवा वर्ग का आकर्षण, जिस तरह से वो मुंबई को लेकर रहा है अन्य लोगों के प्रति, आपने दिल्ली में और अन्य राज्यों में अलग स्थिति में पाया। आपको लगता है कि युवा वर्ग मोदी और कई मायनों में अरविंद केजरीवाल के प्रति आकर्षित हुआ और कांग्रेस के युवा नेतृत्व से उसका मोह भंग हुआ? जी नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ महीने पहले ही जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, कर्नाटका में चुनाव हुए थे, जब वहां के राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उस वक्त ये आप लोगों ने नहीं कहा कि मोदी फैक्टर चल रहा है, ये चल रहा है। राजनीति है, पॉलिटिक्स के अंदर जो चीजें आप बता रहे हैं, जो समीकरण बता रहे हैं, जैसे कि राहुल जी ने कहा कि हमारे जो नेता थे वो लोगों के बीच में जा नहीं पाए, उनके मुद्दे क्या हैं वो थोड़ा समझने में हमसे जो मुश्किलें हुई हैं उसके ऊपर से हम बेहतर तरीके से वर्क करेंगे और राहुल जी के नेतृत्व में आने वाला लोकसभा चुनाव होगा और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि युवाओं के लिए और छात्रों के लिए किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी सोचती है और करती है, ये आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को भी और बीजेपी को अच्छी तरीके से जवाब मिल जाएगा। इसके बारे में हम इसके ऊपर से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सूरज जी, एक अच्छी बात आपने कही, आत्मविवेचना होनी चाहिए, आत्ममंथन होना चाहिए, आत्ममुग्धता से बाहर आना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं में आपको अगर राहुल गांधी खुद स्वीकार करते हैं कि नेता आम लोगों के बीच नहीं जा सके, तो ये कमी किसकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की कमी है, शिवसेना की, या दूसरे अन्य दलों की कमी है? जी, कैसा है कि इसके पहले जब कर्नाटका हिमाचल में चुनाव हुए थे तो वहां के जो मुद्दे थे, वहां पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया था, शायद थोड़ी बहुत कमी इस इलेक्शन में हो गई थी, जो कि हमारा जो परिणाम के अंदर जो कमियां आई है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर। आपकी बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन क्या चारों राज्यों में
नहीं, ऐसा है कि आप चारों राज्यों के ऊपर से आप ये तय नहीं कर सकते कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, कि आने वाला विधानसभा चुनाव देश के अंदर है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर युवा जुड़े नहीं है, छात्र जुड़े नहीं है। सबसे ज्यादा युवा और छात्रों को अगर किसी ने पूछा है तो कांग्रेस पार्टी ने पूछा है। बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने कहां पूछा है? कौन से युवाओं के ऐसे मुद्दे थे कि मोदी जी ने उनको आके पूछा? कॉलेज के अंदर जाके छात्रों से इंटरेक्शन करके और उनको ये चीज बता के नरेंद्र मोदी जो चीज दिखाना चाह रहे हैं वो चीजें महाराष्ट्र के अंदर हम देखिए, हमारे सीएम साहब ने किस तरीके से काम किया महाराष्ट्र के अंदर। हमारे सीएम साहब की छवि कितनी क्लीन है, कितनी इमेज है, उनकी जो इमेज है, उनकी जो क्लीन छवि हमारे सीएम साहब की है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट का काम महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से अच्छे हमने काम किया महाराष्ट्र के अंदर। रही बात महाराष्ट्र की और रही बात दिल्ली और राजस्थान की, कर्नाटका की, हिमाचल की, सभी राज्यों के अपने अपने मुद्दे होते हैं और उस राज्यों के अंदर शायद कुछ कमियां रह गई होंगी। हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, उसके अंदर अगर थोड़ी हमें देखिए आने वाला टाइम और अभी का टाइम, ये टाइम पर हम ये निर्भर नहीं कर सकते कि लोकसभा चुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहेगा। थोड़ा बहुत आपसे सहमत होते हुए कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग कार्यकर्ताओं की मांग होती है, अलग अलग समस्याएं होती है, अलग अलग नेतृत्व होता है और अलग अलग नेतृत्व गुण होता है। शिवराज चौहान, अगर शीला दीक्षित को तीन बार मुख्यमंत्री रहते हुए जनता पराजित कर सकती है और बेदखल कर सकती है, उन्हें खुद पराजित कर सकती है, उनके दल को बाहर निकाल सकती है, लेकिन वही जनता शिवराज चौहान को मध्य प्रदेश में गले लगा कर रखती है और पहले से ज्यादा सीटें देती है। तो ये जनता आने वाले दिनों में क्या फैसले करती है, ये तो सोचने का विषय होगा। अभिजीत जी, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कांग्रेस, देखिए जिस मुद्दे को हम शुरू में छू रहे थे वो मुद्दा ये था कि जहां पर पर्याय नजर आता है आपको शिवराज चौहान के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं का भी यह मानना था कि ये एक उदार छवि के नेता हैं और इनके विकास, आडवाणी जी ने तो कह ही दिया था कि गुजरात तो पहले से विकसित था, उसे और आगे बढ़ाने का काम मोदी ने किया, लेकिन पिछड़े हुए मध्य प्रदेश को विकास की राह पर दौड़ाने का काम शिवराज चौहान ने किया। तो एक छवि शिवराज की एक नया ब्रांड बना है। ऐसे ब्रांड नेताओं की आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने किसी ऐसे नेता को ने इस बीच आपने उभरते देखा है जो जनता का नेता हो, मास का नेता हो? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि उनके पार्टी के जो ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं, राहुल गांधी जी रहे हैं, तो वो भी विवादों में आप देख रहे हो, बहुत सी न्यूज़ उनके खिलाफ चल रही है। जी। और मेजरली अगर हम आप कंसंट्रेट करेंगे तो केजरीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया उनके पूरे ये कैंपेन में, दैट वाज करप्शन और बदलाव, चेंज। तो चेंज और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सर्वसामान्य लोग जो थे, लोगों को ये मुद्दा अपील हुआ। इसके पहले जो राजनीतिक जो हालचाल हम बोलते हैं, जिसको जिस प्रकार से जो चेंजेस आए हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उनका जो एग्रेसिव कैंपेन था, लोगों तक डोर टू डोर कैंपेन था, उनके पास एक टीम थी, प्रॉपर नेटवर्किंग थी, लोगों तक उनकी इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बीस पड़ी। आप भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को ये मानकर चले कि ये कांग्रेस के नाराज लोग इन दोनों की तरफ गए। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सफलता हासिल की, पहली बार चुनाव लड़ना, साल भर पुरानी पार्टी होना और पूरे संगठन का पूरी तरह से उनके, आपके पास भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास संगठनों की पूरी भरमार है। वो उनके पास में बेसिक कांग्रेस है, बेसिक भारतीय जनता पार्टी है, इनके पास युवा इकाई है, उनके पास यूथ कांग्रेस है, इनके पास में युवजन जो भी एनएसयूआई है, उनके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इनके पास महिला आघाड़ी है, उनके पास महिला आघाड़ी है। कुल मिलाकर संस्थाओं के इस खेल में कहीं न कहीं कांग्रेस की नाराजगी नजर आई और कांग्रेस का कोई ऐसा छत्रप नहीं था जो अपने बूते पर कांग्रेस को वोट दिला सकता। ये स्थिति नहीं बन पाई। मुझे बताएं योगेश जी, क्या ये एक सच्चाई नहीं है, जमीनी सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस अपने जमीनी नेताओं को खोती जा रही है, उनमें अभाव आता जा रहा है धीरे धीरे? योगेश जी, कांग्रेस में जो भी व्यक्ति, जो मैंने इतने सालों से, मैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा, फिर युवा मोर्चा में रहा, फिर बेसिक भारतीय जनता पार्टी में मैं आया, तो मैं तो जब कॉलेज में था तब से ही, मैं स्टूडेंट्स की लाइफ से ही मैं राजनीति में रहा हूँ। मैंने देखा कि जो भी अगर मास बेस्ड लीडर होगा वो कहीं ना कहीं जाल करके आगे चल करके पैदल कर दिया जाएगा।
ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी रही है कांग्रेस की, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही लोग इस कांग्रेस को लीड करें। अब आप देखेंगे कि नितिन गडकरी जी कितने सामान्य नेता रहे नागपुर से और उनको ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनाया। नरेंद्र मोदी जी कितना साधारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और स्वयंसेवक होते और अपने एबिलिटी के आधार पर, अपने कर्तव्य के आधार पर, अपने कर्तव्यों के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर वो धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर वहां पर ऐसा था कि जो एबिलिटीज को ढूंढ सके और उनको देश के लिए कर सके, क्योंकि पार्टी होती है देश के लिए, देश पार्टी के लिए नहीं होता है जी। संगठन व्यक्ति के लिए नहीं होता है, व्यक्ति संगठन के लिए होता है। संगठन में 1 मिनट में मेरी बात पूरी कर लेनी चाहिए। व्यक्ति संगठन होता है देश के लिए। तो जब हमको देश के लिए काम करना, तो जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है वो उस कुर्सी पर या उस सीढ़ी तक पहुंचना चाहिए जहां से ज्यादा उसको देश सेवा करने का मौका मिल सके, अपनी एबिलिटीज को वो लोगों को बीच ले जा सके। तो मुझे लगता है इस प्रकार से एबिलिटी हंटिंग वो कांग्रेस में पूरी तरह बंद हो गया है। मैं थोड़ा सा सूरज जी थोड़ा सा एक मैं उदाहरण देता चलूं, हालांकि ये उदाहरण उचित नहीं होगा, लेकिन उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं कि कांग्रेस अपने नेताओं को पहचानने में ही चूक करती है कहीं न कहीं। शायद अभिजीत जी से इस पर सही टिप्पणी मिलेगी, क्योंकि बाकी राजनीति कहने से आप लोग देखेंगे, लेकिन अभिजीत जी से मैं इस पर टिप्पणी बाद में लेता हूं। वो ये कि कांग्रेस में अभिजीत जी आप कितने सहमत होंगे इस बात से कि कांग्रेस ने विलासराव देशमुख के जाने के बाद जाना कि ये जननेता थे? नहीं, जननेता, मैं विलासराव देशमुख जी को जननेता मानता नहीं हूँ जी, कि उनका जो टेन्योर था, हाँ कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए जो लोकप्रियता थी उनके जाने के बाद एक कार्यकर्ताओं को लगा था कि ये कांग्रेस की एक आशा थे। नहीं, मैं समझता हूँ जब स्टेट में 3 बार जब वो मुख्यमंत्री बनता है जी, तो ऑटोमेटिकली उसकी लोकप्रियता बनती है और उनके पास एक अच्छा नेटवर्क। लेकिन शीला दीक्षित के साथ तो कुछ उलट हो गया। नहीं, शीला दीक्षित का उधर जो काम करने का तरीका है, या मैं समझता हूँ कि शीला दीक्षित ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली में की जी, मगर वहाँ पर जो हादसे अब हमने देखे हैं दिल्ली में, जो कुछ हम पिछले 1-1.5-2 साल में जो हादसे हुए, ये अन्ना हजारे का आंदोलन था, बाबा रामदेव जी का आंदोलन था, उसके बाद में जो रेप की घटनाएं हुई और वो जो सीरीज चलती गई और जिस प्रकार से वो सीरीज हैंडल करनी चाहिए थी वो हैंडल बराबर नहीं हुई और लोगों का रोष उन पर उठ पड़ा। अच्छा, हम अभिजीत जी आते हैं आप लोगों के पास में। एक छोटी सी हम दिखाते चले अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की वो बयानात जो उनकी जीत के बाद आए, जिसको लेकर महाराष्ट्र और मुंबई के गलियारों में भी चर्चा छिड़ गई है कि अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो कितनी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होंगी, कितनी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह होंगी, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का क्या खेल होगा ऐसे में तब जब आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हो। उससे पहले हम दिखा लेते हैं आपको अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बयान। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग आम लोग हैं इस देश के। हम बहुत सामान्य लोग हैं। आप ये देखिए कि किन लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, एक सामान्य सी पत्रकार थी, उसने राजकुमार चौहान जैसे बड़े दिग्गज को हराया है। अखिलेश त्रिपाठी एक सामान्य से लड़का सिविल सर्विसेज देने के लिए दिल्ली आया था और उसने मॉडल टाउन में इतने बड़े दिग्गज को हराया है। कमांडो सुरेंद्र जो देश के लिए पहले सीमाओं पे लड़ा था, उसने कैंट से इतने बड़े दिग्गज को हराया है। अभी तक चुनावी राजनीति पेड वर्कर्स के उस पर लड़ी जाती थी, लोगों को हायर किया जाता था। पहली बार इस चुनाव को जनता ने लड़ा है, वॉलंटियर्स ने लड़ा है। कौन है ये वॉलंटियर्स? ये वॉलंटियर्स इस देश की जनता है। इस देश की जनता ने इस चुनाव को लड़ने का बीड़ा अपने सर पे उठाया था। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं, कई लोग नौकरियों से छुट्टियां लेके आए हुए हैं, कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। ये सारे आम लोग हैं, इनमें एक भी पेड कार्यकर्ता नहीं है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार और महंगाई से तंग आ चुके थे। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके परिवारों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना किया।
और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, जो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश के अंदर फैलेगी और पूरे देश से भ्रष्टाचार और महंगाई को दूर करेगी। तो अभी जो अच्छा लोकायुक्त लाना, किसी के साथ जुड़ने के बाद अच्छा लोकायुक्त आएगा क्या, एक बात है। दूसरा, खिचड़ी की सरकार, जो खिचड़ी बनाकर सरकार बनती है वो कभी भी ठीक नहीं चलती है। चलने से वो चलते का नाम गाड़ी, कोई करप्शन करेगा उसको संभालना, कोई क्या करता है उसको संभालना, ऐसे में होता है। लेकिन अरविंद ने एक अच्छा किया कि जीरो से ये लड़ी और कम से कम 24 सीटें, वो अंदाजा लगाया था लोगों ने कि 18 मिलेगी, लेकिन 24 जो कदम आगे बढ़े। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे के जरिए आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में और उस आंदोलन के दम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतिहास रच दिया और महाराष्ट्र और मुंबई भी अब उनके निशाने पर है। संगठन कौशल की उनकी परीक्षा होगी, क्योंकि जैसा कि इससे पहले हमारे अतिथियों ने बताया, हमारे मेहमानों का ये मानना है कि दिल्ली और मुंबई की परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। सूरज जी, आप NSUI से संबंध रखते हैं, स्टूडेंट्स इकाई से कांग्रेस के, उसके मुंबई के अध्यक्ष हैं। युवा वर्ग में जिस तरह से राहुल गांधी को पेश किया गया या पेश किया जा रहा था, पेश किया जा रहा है, और आगामी दिनों में भी उनके सिवा कोई ऐसा चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास जो युवाओं में ले जाया जा सके, सिर्फ अगर प्रियंका गांधी को हटा दिया जाए तो। आपको लगता है कि ये ट्रेंड चलेगा आगामी दिनों में? जी सलमान साहब, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जिस ट्रेंड की आप बात कह रहे हैं, राहुल जी जो है वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और देश के युवाओं के लिए उन्होंने काफी सारे काम किए हैं। छात्रों के हित की वो बात कहते हैं। अभी कुछ समय पहले अभी हमारी बात चल रही थी, उन्होंने कहा जा रहा था कि ये गांधी परिवार चाहते हैं कि कोई मास लीडर न बने। ये सरासर इस बात को मैं गलत मानता हूं। पहली बात तो ये है कि राहुल जी की ये जो सोच थी कि जो मास लीडर है, युवा नेता है, जो मास युवा नेता है, वो अपने दम पर चुनाव जीत कर आए, इसलिए उन्होंने ओपन सिस्टम चुनाव उन्होंने शुरुआत की, जिससे NSUI से, युवा कांग्रेस से देश भर के अंदर जो युवा नेता बन के आए, जो छात्र नेता बन के आए, यहां तक कि मैं खुद जो आया हूं यहां पर बनकर, हम कोई किसी बड़े घराने से बिलोंग नहीं करते, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम जन नेता हैं, हम स्टूडेंट के अंदर पैड रखते हैं, हमारी खुद की एक यूनिट है, हम उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो उनकी जो ये सोच है वो युवाओं को आगे बढ़ाने की है। और जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से जो चापलूसी चलती थी, कोई नेता किसी नेता का, अगर कोई लड़का है, कोई युवा है, उस नेता का बहुत करीबी है, तो उसे अध्यक्ष बना दिया जाता था, ये पूरी तरीके से उन्होंने खत्म कर दिया है। क्या ऐसा राहुल नहीं, जी ने ओपन सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया है, ऐसा तो नहीं है जिससे युवा आकर्षित हो रहे हैं और आने वाले समय में युवाओं का जन समर्थन, छात्रों का जन समर्थन, अब ये हम मानते हैं कि आप अगर ये चीज कहें, बार बार यही बता रहे हैं कि मोदी की लहर थी, इसके लिए दिल्ली के अंदर ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, कर्नाटका में भी तो आए थे। कर्नाटका में येदियुरप्पा जी जो आपके महामहिम मुख्यमंत्री थे, वो भी तो हार गए, वहां पे तो आपकी सरकार नहीं आई। हिमाचल में भी तो आप हार गए, आपकी सरकार वहां पे भी नहीं आई। तो इसका मतलब वो टाइम पे तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा था, हमने तो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कहा था। ठीक है, हम मानते हैं क्षेत्रीय मुद्दा था, इस चीज को इंप्लीमेंट आप महाराष्ट्र पे दिखाएं, मुंबई पे दिखाएं या आने वाले लोकसभा इलेक्शन में दिखाएं, तो हम सरासर गलत मानते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक ही नेतृत्व है युवा, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो है राहुल गांधी। माननीय श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में युवा को भारी जन समर्थन रहेगा। युवाओं को राहुल गांधी के रूप में जिस तरह से ले जाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा सुप्रिया सुले को आगे लाया, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को आगे किया, केजरीवाल ने मोदी जी कहाँ युवा है? मोदी जी को युवाओं के आकर्षण का केंद्र बनाकर जरूर पेश किया जा रहा है। और युवा वर्ग कहीं न कहीं, आप माने न माने, आकर्षित इसलिए होता है, उनकी शैली, उनका अंदाज, उसके बाद उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनके अपने उनकी जो शैली है उसका आप विरोध करें, उसका समर्थन करें, ये दीगर इशू है। लेकिन जिस तरह से मोदी वर्सेस, कहना चाहूंगा, एक चीज कहना चाहूंगा सलमान साहब मैं आपसे जी, इस मुल्क में है आवाजें दो, इस मुल्क में है आवाजें दो,
हम कहते हैं इंसानों में प्यार हो, इंसानों में इंसानों से प्यार हो, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल और तलवार हो। हम कहते हैं राम राज में जैसा था वैसा हो, वो कहते हैं हंगामा हो तो होने दो, इस मुल्क में है आवाजें दो, वो निर्भर आप पर करता है कि आप किनकी सुनो, क्या जानो, क्या मानो। जी यानी किस तरह से युवाओं की बात अगर कर रहे थे हम, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में, जैसा कि कांग्रेस का नेतृत्व कह रहा है कि पहुंचाने में कहीं देर हो गई, पहुंचने में कहीं ना कहीं कोताही हो गई, आत्ममंथन होगा, आत्मचिंतन होगा। हमारे साथ अभिजीत जी, ये इन पूरे मुद्दों पर आपके साथ कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आप, जहां पर पर्याय नजर आ रहा है लोगों को, आपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई तीसरी शक्ति जैसी चीज नहीं थी, और कांग्रेस से लोग अगर नाराज थे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। गहलोत की नाराजगी, मोदी और वसुंधरा राजे का कॉम्बिनेशन लोगों को रास आया। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की अपनी खुद की छवि थी और उसमें मोदी फैक्टर ने सहयोग किया, सुपड़ा साफ किया कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ में जहां पर खुद स्वीकार कर रहे हैं योगेश जी कि ऐसी स्थिति बन सकती थी, क्यों योगेश जी, कि कांग्रेस शायद वहां पर लड़ाई में आती और सत्ता भी बना सकती थी नक्सली हमले के बाद। योगेश जी, आप इसको स्वीकार कर रहे थे? नहीं, ऐसा था। मैं थोड़ा सा ये थी ना, परिस्थिति बन सकती थी, ऐसा है, तब भी रमन सिंह सरकार बनाने में कामयाब रहे। यानी कांग्रेस पूरी तरह से अपने पक्ष में उन चीजों को नहीं कर सकी, लेकिन वहां पर भी कोई इस तरह की तीसरी शक्ति नहीं थी जो सरकार को बनाने और बिगाड़ने का खेल कर सकती। लेकिन केजरीवाल के रूप में अगर तीसरी चीज थी दिल्ली में, तो मौका जनता ने दिया। ऐसी परिस्थितियां, अभिजीत जी, आपको लगता है कि तीसरी शक्ति कोई भी, वो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, जनता दल था, समाजवादी पार्टी थी, अन्य दल, कई लोग मिलकर, तब आरपीआई भी उनके साथ हुआ करती थी, कोई चीज नहीं कर सकी? क्या ऐसी परिस्थितियां बनने की नौबत आएगी आपको लगता है महाराष्ट्र में? निश्चित तौर पर अगर यही ट्रेंड रहा, अगर कांग्रेस के विरोध में यही लहर रही, तो आज अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़ी एक आक्रामक पार्टी करके कहा जाती है। और महाराष्ट्र में सम्माननीय शरद पवार जी का एक अलग ताकत ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो राजनीति होती है, जिसमें शरद पवार जी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। आज के दिन में अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट की है कि सत्ता में पावरफुल या अच्छा नेतृत्व नहीं है और इसके वजह से ये हार हुई है, और एक ट्रिकी नेतृत्व जिसको हम कहते हैं वो शरद पवार जी है, एक डिसीजन मेकर है महाराष्ट्र के जी, और उनका स्टैंड आने वाले दिनों में क्या रहेगा, और एक अपॉर्चुनिस्ट लीडर के तौर पे उन्हें जाना जाता है। जी, काफी कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर आगामी चुनाव में असर देखा जाएगा, काफी कुछ उस पर निर्भर करेगा। हाँ। दो व्यक्ति निर्भर करेंगे, दो व्यक्तियों की भूमिका पर निर्भर होगा, एक शरद पवार और दो राज ठाकरे। तीसरी तरफ से आप क्या रणनीति लाती है और किन आंदोलनों का सहारा लेती है, इस पर भी लोगों की नजरें रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हमारे साथ योगेश वर्मा जी हैं, हमारे साथ पंकज जैन हैं, हमारे साथ अभिजीत राणे जी और सूरज ठाकुर जी अपनी अपनी बातें रख रही हैं। दिल्ली से महाराष्ट्र तक की बातें, दिल्ली ने जो दिखाया, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ने जो दिखाया, चुनाव सर पर ऐसे एक सेमीफाइनल का रूप दिया गया और आने वाले चुनाव में क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, बात उस विषय की कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र उस आर्थिक राजधानी का सूबा है जहां से एक
बड़ी संख्या में लोग जीत कर जाते हैं और संसद में आज गृह मंत्री यहाँ से है, कृषि मंत्री यहाँ से है। ऐसे लोग अगर वहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र पर इन चुनाव का असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र का असर इसलिए भी पड़ सकता है आने वाले चुनाव में दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में जन आंदोलनों की झड़ी लगाने वाले अरविंद केजरीवाल के पूरा सब कुछ जिस तरह से रहा वो अन्ना हजारे की देखरेख में हुआ। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के ही हैं और महाराष्ट्र में फिर उन्होंने जन लोकपाल को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में क्या हो सकता है, क्या होगा, इस पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा लेते हैं जिस एक पार्टी की बुरी तरह से दुर्गति हुई वो एकमात्र कांग्रेस रही और कांग्रेस ने इस हार को किस रूप में लिया है हम आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शीला दीक्षित के प्रतिक्रियाएं हार के बाद क्या रही। I think we are still rather hopeful for Chhattisgarh, but we don't know just yet. I also would like to thank all our workers, because not only at the state level, but also from other states, they participate in the campaign and they worked very hard everywhere. In states like Rajasthan, we all thought that our Chief Minister had run some very, very good programs. So there again it's a question mark. But even in Delhi, even though we have been in government for 3 terms, I do believe that a great deal of work was done. But obviously the results tell us something else. देखिए, इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। That is what we are supposed to do. And I want to tell you that we have heard what you have said and we are going to do whatever we can do as individuals and as a party to live up to your expectations. What has to be analyzed will be done later. What went wrong, what didn't go wrong. But all that I can say is thank you very much, and I'd like to thank the media also for all the support. अब हार का ठीकरा किसी पर फोड़ा नहीं नेताओं ने, लेकिन ये हार इनके लिए एक सबक हो सकती है। आने वाले दिनों के चुनाव की तैयारियों में लग सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आप जैसी पार्टियों के लिए भी एक सबक है कि जीत के नशे में चूर हो जाना भी हितकारी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की हठधर्मिता कहीं न कहीं जो अहंकारी उनके शब्द थे, उनकी भाषा थी, उनकी शैली थी, वो भी कहीं न कहीं रास आई। एक चना पूरा भाड़ नहीं फोड़ सकता। राहुल गांधी या सोनिया गांधी अपने दम पर, अपनी छवि के आधार पर पूरे देश के चुनाव नहीं जितवा सकती, ये भी कांग्रेसियों को समझना होगा। ऐसी परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के साथ में भी हो सकती हैं अगर वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान और रमन सिंह जैसी छवि के लोग उनके साथ नहीं होते तो। कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी बनती हैं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता है और ये पब्लिक अगर है तो पब्लिक सब जानती है और वो सोच समझकर लोगों को चुनती है। परिस्थितियां जो बनेंगी महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, क्या होगा, चर्चा के मोड़ को थोड़ा सा चलते चलते हम इसी ओर ले जाना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे योगेश जी, महाराष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं? जैसी सेमीफाइनल अगर इस चुनाव को कहा जा रहा है तब क्या बनेंगी? महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव होता है तो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो हालत दिल्ली में हुई उससे भी बदतर होने वाली है। जहां तक की बात है, आप देखेंगे इससे पहले कि दोनों चीफ मिनिस्टरों को अलग अलग आरोपों के चलते हुए और अपना कुर्सी खाली करनी पड़ी थी। ये जो मुख्यमंत्री आए हैं इनके पास भी उपलब्धि के नाम पर जीरो है। ये अपने आप को मिस्टर क्लीन बताने के चक्कर में ये महाराष्ट्र को इन्होंने स्टॉप करके रख दिया है, रोक दिया है। महाराष्ट्र को कोई फाइल पे साइन नहीं हो रहा है, किसी भी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इनको डर लगता है
कि इनका जो कोई सेक्रेटरी है या किसी की भी फाइल पे साइन कर देंगे तो सीधा ये अरेस्ट हो जाएंगे या इनके ऊपर कोई आरोप लग जाएगा, तो अपने आरोपों के चलते हुए ये किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र का कारोबार इस वक्त उन्होंने रोक के रख दिया है, जिसका खामियाजा आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो मैं तो कई बार ये इस बात को अनुभव करता हूं, अपनी छवि को बनाए रखने के चक्कर में क्या इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? इसका नुकसान कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों को हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शरद पवार जी ने कहा था कि व्यक्ति ऐसा है कि फाइल पे सिग्नेचर करने के लिए डरते हैं, लेकिन तो अगर एक ऐसा नॉन परफॉर्मर सिग्नेचर करने के बाद अशोक चौहान और अन्य लोगों की जो स्थिति हुई, इस स्थिति से बचने के लिए शायद पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा सजग हो गए हैं। ऐसा है कि अभी मध्य प्रदेश में भी तो फाइलों पे साइन हो रहा है और राजस्थान में भी फाइलों पे साइन हो रहा है। ये इस तरह की बात अगर कोई मुख्यमंत्री करेगा जिसमें जरा भी डेयरिंग नहीं है, जरा भी कुवत नहीं है डिसीजन लेने के, डिसीजन तो उनको लेना है। कौन सी फाइल पे साइन करना, कौन सी फाइल पे चाह रहे हैं आपसे, वो कौन सी फाइलें हैं जिन पर साइन नहीं कर रहे हैं? ये तो आप जाकर के और मंत्रालय में देखिए और आपके कांग्रेस के आमदारों से पूछिए। नहीं, ये तो उनसे जाकर के पूछिए। ये तो कांग्रेस के ही आमदार और शरद पवार जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि आप शरद पवार जी को पूछना चाहिए। आप देखेंगे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र, सूरज जी ऐसा है कि आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। 40 माले की बिल्डिंग बनानी है और उसके बाहर 40 फीट का रोड है, तो वो बिल्डिंग का फाइल पास होना चाहिए। आपको किसी एकाध फाइल की देखिए नहीं, एक मिनट सूरज, सीएम साहब जो है वो आप योजनाएं की बात कीजिए, कांग्रेस की तकलीफ क्या है कि वो अपने नेताओं के इतने राग आलाप नहीं है, वो अपने नेताओं की इतनी तारीफ करने लग जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी चाटुकारिता में चली जाती है और वो ऊपर के नेताओं को मस्का मारने में रह जाते हैं। मुझे लगता है कि ये फाइल आपको जाकर के ढूंढना चाहिए और आपको जाकर के ढूंढ करके और मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि जाकर के कुछ काम करें। इस महाराष्ट्र के अंदर जो सीलिंग है, जो हाजी अली से उससे आगे बढ़ करके और वर्ली का जो सीलिंग है वो नरीमन पॉइंट तक जाना चाहिए था, उसके बारे में आज तक कोई निर्णय नहीं हो रहा है। यहाँ पर सागरी रास्ता बनना चाहिए, उसका निर्णय नहीं हो रहा है। यहाँ पर एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनना चाहिए, उसका निर्णय नहीं हो रहा है। ये मेट्रो आज 5 साल से 7 साल से झूल रहा है, उसका निर्णय नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर सूरज जी एक मिनट में सूरज जी योगेश जी को बोल लेने दे, सूरज जी योगेश जी को बोल लेने दे, आते हैं आपके पास। आप नहीं बता रहे हैं। चलिए सूरज जी, जब आप बोल रहे थे तो योगेश जी अपने पास थोड़ा समय कम है, बहुत संक्षेप में बताएं कि ऐसी स्थितियों में। देखिए योगेश जी मैं बता रहा बहुत हूं, संक्षेप आने वाले समय में जब कभी भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये पूर्ण बहुमत लेकर के और कांग्रेस को दिल्ली से भी पूरी परिस्थिति में ला करके और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जब बारी आएगी, आपने घोषणा की है, हम बार बार जैसा कि आपके बारे में चर्चा होती है कि वो क्या वो संगठन कौशल, क्या ऐसे संगठनात्मक ढांचा, क्या ऐसे लोगों की जमात आम आदमी पार्टी के पास, पंकज जी, आपको लगती है कि वो एक 70 सीटों पर चुनाव लड़ना दिल्ली की और उससे बिल्कुल आधी सीटें सिर्फ मुंबई में है? पूरे महाराष्ट्र की बात है, ये महाराष्ट्र है, ये कोई खेल नहीं है चुनाव। तो क्या इस खेल में अगर ये लगता हो कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी वो नतीजे आप ला सकते हैं, तो इसके लिए क्या तैयारियां होंगी, किस तरह के आंदोलन होंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, क्या इसकी रूपरेखा बनेगी, ये आप लोगों ने तय किया हुआ है? ये खेल तो कभी था ही नहीं और ना तो अभी रहेगा। खेल तो था ही नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने तो अभी जस्ट चालू ही किया है जी, ये पहला साल है और पहला कदम है। पर बात हम लोग बहुत सीधी बात करते हैं कि जिस किसी को कुछ अभी जैसे यहाँ पे है, आप देख लो एनसीपी के शुगर मिल्स, पानी किधर छोड़ा जाता है? पानी उधर छोड़ा जाता है जिधर शादी शुगर मिल्स हो, उधर नहीं छोड़ा जाता जिधर फार्मर सुसाइड कर रहे हो। शुगर मिल्स किन की? सारे के सारे ओनर एनसीपी की। तो अभी ये सब चीजें, जो ये इरिगेशन स्कैम है, जो ये गडकरी सामने जितना काम किया हुआ है पूर्ति के थ्रू, ये सबका कुछ तो करना पड़ेगा। अब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, कई समय हमारे पास समय अभाव के कारण हम अभिजीत जी चलते चलते एक पंक्ति में आप बताएं, क्योंकि न्यूट्रल तरीके से आप ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी अपनी पार्टी के कहीं न कहीं दायरे में बटे हुए हैं। चलते चलते एक पंक्ति में बताएं क्या होगा महाराष्ट्र का आगामी चुनाव में? कि आम आदमी पार्टी अपना जलवा महाराष्ट्र में वो स्ट्रांग तरीके से नहीं दिखा पाएगी, मगर मैं निश्चित तौर पर समझ सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को डोमिनेट किया है।
बट ये जो पूरा ओवरऑल सीनेरियो आप जो देख रहे हो, नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा हम सब बोल रहे हैं, उस करिश्मे का एक ऐसा हम समझ सकते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को फोर्सफुल यानी कई समीकरण बिगड़ेंगे महाराष्ट्र के आगामी चुनाव में, काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की नीतियों में, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी युवाओं को आकर्षित करने की और आंदोलनों की राह पर पकड़ सकती है। कांग्रेस अपनी इमेज और अपनी सरकार बचाए रखने के लिए हर वो हरबे इस्तेमाल करेगी जो उसे करना है, क्योंकि लाज बचाने भी उसकी जिम्मेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा मौका होगा आगामी चुनाव में अपने दमखम पर सरकार बनाने का, शिवसेना के साथ रिश्तों को निभाने का। महाराष्ट्र निर्माण सेना को कहीं न कहीं अंकुश लगाने काफी स्थितियां गड़बड़ होगी। लेमन न्यूज पर लगातार हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें और कार्यक्रमों की झड़ी लगाते रहेंगे, आपकी आवाज को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज जी आपका भी, अभिजीत जी आपका, पंकज जी आपका और योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। दिल्ली से महाराष्ट्र तक के चुनाव की सवारी जिस तरह से चल पड़ी है, हम लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात की पूरी टीम को और सैयद सलमान को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद?